छात्रों, आज हम देखने वाले दयानंद तिवारी द्वारा लिखित एकांकी, जिसका शीर्षक है पल्लवन। पल्लवन व्यवहारिक हिंदी की एक ऐसी विधा है जिसमें छोटी सी बात को विस्तार से प्रकट करने की कोशिश की जाती है। कोई भी लेखक हो, साहित्यकार हो, जो भी लिखता है, कविता की पंक्ति लिखता है या गद्य लिखता है, कोई ऐसा एक वाक्य होता है, ऐसी एक सूक्ति होती है, उसे विस्तार से प्रकट करने की कोशिश पल्लवन में की जाती है। लेखक जितनी गंभीरता से सूक्ष्माति सूक्ष्म शब्दों में कोई कथन को लिखता है तो उसे विस्तार से प्रकट करने की या समझने की कोशिश पल्लवन के माध्यम से की जाती है। व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण विधा होती है। कोई बात, कोई कथन विस्तार से प्रकट करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। पल्लवन आज के युग में पत्रकार हो, शिक्षक हो, व्याख्याता हो या अध्यापक कोई भी हो, इनके लिए पल्लवन की नितांत आवश्यकता होती है। व्यक्ति का जितना विस्तार से ज्ञान होता है, उसी प्रकार से पल्लवन शक्ति अधिक होती है। आइए अब हम इस पाठ को देखते हैं। पल्लवन यह एकांकी डॉक्टर दयानंद तिवारी की है। डॉक्टर दयानंद तिवारी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 खोपोली, जिला रायगढ़ में हुआ। वे एक अध्यापक और साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा आयोजित विविध परिचर्चाओं में उन्होंने सहभाग लिया है। अनेक विषयों पर उनका लेखन है। उनकी कृतियों को देखें तो साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, उसी प्रकार चित्रा मुदगल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम, इस तरह की उनकी कृतियां हैं। प्रस्तुत पाठ को देखा जाए तो यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना जाता है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। इस पाठ में पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका महत्व प्रतिपादित हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यावहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। इसकी परिभाषा देखें तो इसमें कहा गया है कि हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी एक्सपेंशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। यह संक्षेपण का विरुद्धार्थी शब्द है। जब किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, गद्य या काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200 या 300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना पल्लवन है। संक्षेप में प्रकट विचारों को विस्तार से समझना भी पल्लवन है। इसमें कहा गया है इस एकांकी में कि पल्लवन यह एक कला है, क्योंकि कला उसे कहा जा सकता है जिसमें एक इस तरह का पल्लवन विचारों को पल्लवित करने की क्षमता हो, वह एक कौशल हो, इसलिए इसे कला कहा गया है। निबंध और पल्लवन दोनों में फर्क है, दोनों एक नहीं है, क्योंकि निबंध अलग बात है और पल्लवन अलग बात है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है, जबकि पल्लवन में केवल विषय का विस्तार होता है। परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है, जबकि निबंध में विस्तार से कल्पना की उड़ान के साथ साथ अनेक अंगों पर विचार करते उसमें विवेचन होता है। लेकिन पल्लवन विशिष्ट सीमा में रहकर किया जाता है। भाषा के विस्तार के लिए ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है। आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना इसमें पल्लवन में होता है। भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन का भी स्थान महत्वपूर्ण होता है। पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकता है। एक उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, अध्यापक, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला से अवगत होना चाहिए, क्योंकि वहाँ विषय का विस्तार करना होता है, विषय को ठीक तरह से स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है। ऐसी जगहों में
पल्लवन की नितांत आवश्यकता होती है। कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, समाचार लेखन, राजनीति तथा अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का उपयोग होता है। इसकी विशेषता देखें तो इसमें कुछ विशेषता है। उसमें पहली विशेषता है कल्पनाशीलता। पल्लवन में कल्पनाशीलता का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इसका पंक्ति का, उक्ति का या सूक्ति का पल्लवन करने की कोशिश करता है तो उसके मन में इस तरह की कल्पनाशीलता की भावना का होना नितांत आवश्यक है। कल्पना के माध्यम से, कल्पना के सहारे वह विचारों को विस्तार से लिख पाता है। दूसरी विशेषता है मौलिकता, क्योंकि उसके द्वारा लिखा गया कार्य मौलिक होना चाहिए। कोई पंक्ति हो, कोई सूक्ति हो, उन विचारों को स्पष्ट करते समय जो भी बातें हो वो पूरी तरह से मौलिक होनी चाहिए, न कहीं नकल होनी चाहिए, न कहीं उसकी कॉपी होनी चाहिए। वो पूरी तरह से खुद द्वारा लिखित या मौलिक होनी चाहिए। उसी प्रकार तीसरी विशेषता है कि सृजनात्मकता। इसमें सृजन शक्ति महत्वपूर्ण होती है। एक प्रकार से पल्लवन एक प्रकार का सृजन ही है। हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से पल्लवन कर सकता है, मतलब हर एक की सृजनात्मकता, हर एक की सृजनशीलता अलग अलग होती है। इसलिए पल्लवन में सृजनात्मकता का अत्यंत महत्व है। अगली विशेषता है कि प्रवाहमयता, क्योंकि पल्लवन प्रवाहमय होना चाहिए, न कि उसमें कठिन शब्द होने चाहिए, न कि दुरूह शब्द होने चाहिए। पढ़ते समय वह आसान लगे, सरल लगे, प्रवाहमयी लगे, इसलिए इसमें इसकी विशेषता प्रवाहमयता कहा गया है। अगली विशेषता है भाषा शैली। पल्लवन करते समय जो भी पल्लवन करता है उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, न कि कठिन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जो भी उक्ति हो, जो भी कथन हो, जो भी काव्य पंक्ति हो, उसकी भाषा आसान होनी चाहिए। इसलिए भाषा शैली को अत्यंत महत्व दिया गया है। उसी प्रकार अगली विशेषता है शब्द चयन। पल्लवन करता मतलब किस तरह के शब्दों का चयन करता है, किस तरह से उसका विवेचन करता है या कौन से शब्दों का प्रयोग करता है, इस पर पल्लवन की सफलता महत्वपूर्ण रहती है। इसलिए शब्द चयन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अगली विशेषता है सहजता। पल्लवनकर्ता द्वारा सहजता से, सरलता से व्यक्त करना नितांत आवश्यक होता है। पढ़ते समय पाठक को लगे कि यह पल्लवन बिल्कुल सहज रूप से किया गया है, न कहीं उसमें कृत्रिमता है, न कहीं उसमें कुछ जटिलता है। इसलिए सहजता अत्यंत महत्वपूर्ण इसकी विशेषता मानी जा सकती है। अगली विशेषता है स्पष्टता। जो भी कहने की बात हो, जो भी कहने का विषय हो या आशय जो भी हो, वो स्पष्ट हो, न कि उसमें कोई संदिग्धता हो, न कोई अस्पष्ट विचार हो। पूरी तरह से स्पष्ट विचारों को वाणी देना पल्लवन में नितांत आवश्यक है। इसके साथ साथ अगली विशेषता है क्रमबद्धता। पल्लवन में जो कुछ लिखा गया है वो क्रमबद्ध तरीके से, वरना कुछ पहली बात बाद में या बाद में वो जो बात कहनी वो पहले, इस तरह का क्रम नहीं होना चाहिए। क्रमबद्ध विचारों को व्यक्त करने की कोशिश इसमें होनी चाहिए, मतलब सरलता से, सुगमता से, इस तरह का गुण इसमें होना चाहिए। कुछ यहाँ इस किताब में पल्लवन के कुछ उदाहरण दिए हैं, आइए उसको भी हम थोड़ा बहुत देख लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, इसका हमें पल्लवन करना है। किताब में इसका उदाहरण दिया गया है, आइए उसे हम देख लेते हैं। यह सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य संसार का सबसे अधिक गुणवान और बुद्धि संपन्न प्राणी है। वह अपनी अद्भुत बुद्धि एवं अपने कौशल के बल पर संसार के महान से महान कार्य कर अपने साहस और सामर्थ्य का परिचय दे चुका है। शांति, सद्भाव, समानता की स्थापना के लिए वह प्रयासरत रहा है। इन सबके पीछे उसका आंतरिक मानसिक बल ही था। चूंकि मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वाधिक गुण संपन्न कृति है, अतः उसे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। यह तो मनुष्य का जीवन है कि जहां उसके जीवन में सुख है वहां दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, सफलताएं हैं तो असफलताएं भी है। यदि उसका मन ही पराजित हो जाएगा, थक जाएगा, तो इस धरा को स्वर्ग सा कैसे बना पाएगा। उसके मन की इसी संकल्प विकल्पमयी साहसिक शक्ति को उसका मनोबल कहा जाता है, तो उसे हर समय श्रेष्ठ बनने हेतु कर्म के लिए प्रेरित करता है। यह पल्लवन का उदाहरण है। अगला उदाहरण हम देख लेते हैं जिसका पल्लवन करना है। उसका शीर्षक है अविवेक आपदाओं का घर है। आपकी पाठ्य पुस्तक में इसको दिया गया है। जैसे आप इसे हम पढ़ते हैं। विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव की बौद्धिक संपदा है।
मानव जब कोई निर्णय लेता है तो उसे सद असद कारिणी बुद्धि की आवश्यकता होती है। विचार शून्य किए गए कार्य कष्टदायक होते हैं। मानव की सफलता के पीछे उसका विवेक कार्य करता है। हमें सोच विचार कर ही कोई कार्य करना चाहिए। बिना विचारे किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। इसलिए हमें जो भी कहना है उसका मनन करे, चिंतन करे। जो कुछ भी कहे उसे सोच समझकर विवेक की कसौटी पर कसकर ही कहे, क्योंकि जीवन का आनंद विवेक से चलने में है। अविवेकी मूर्खतापूर्ण कार्य करता हुआ अपने जीवन को स्वयं आपत्तियों से भर लेता है। इस तरह का एक पल्लवन है। एक और उदाहरण इसमें दिया गया है, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर। यह शीर्षक है इसका, पल्लवन है सेवा परमो धर्म है। इस भावना को कौन नहीं स्वीकारता, किंतु जब इस भाव की अवहेलना की जाती है तब समाज में स्वार्थ और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के लिए इस उद्देश्य के साथ निकल पड़ते हैं कि इससे उन्हें मोक्ष मिलेगा। लोग भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही संपूर्ण मानवता को चिरकाल तक सुरक्षित कर सकेगा। सेवा समाज के प्रति कृतज्ञ लोगों का आभूषण है। मानव सेवा एवं प्राणी मात्र की सेवा संपूर्ण तीर्थ यात्राओं का फल देने वाली होती है। सेवा के पात्र हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। तीर्थ यात्रा का फल कब मिलेगा, क्या होगा, लेकिन सेवा सद्य फल दामिनी है। सेवा करे सो मेवा पावे, अतः सेवा धर्म अपनाए। एक और इसमें पल्लवन का उदाहरण दिया है, जैसे जो तो को काटा बुए ताही बोए तू फूल। आइए इसका भी पल्लवन देख लेते हैं। संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं, अहित करने वाले या हानि पहुंचाने वाले अधिक। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। साधारण व्यक्ति यही कहते हैं, अहित करने वाले का हित सोचना, कांटे बिछाने वाले के लिए फूल बिछाना, मारने वाले को क्षमा करना एक महान मानवीय विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी हुई है। सबके प्रति मैत्री भाव की साधना है। प्रकृति भी हमें यह शिक्षा प्रदान करती है। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृक्ष को ही देखिए, पत्थर मारने वाले को वृक्ष फल देता है। निष्पीड़न करने वाले को सरसों उपयोगी तेल देती है। पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देता है। शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है कि हम उत्पीड़क को क्षमा करें। जो हमारा अपकार करता है हम उसका भला करें, उसके मार्ग को निष्कंटक बनाए, उसमें फूल बिछा दे। फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है। कांटा बिछाने वाला स्वयं भी उसमें उलझकर घायल हो सकता है। महान पुरुषों का भी यही मत है। अतः हम अपकारी के साथ उपकार करें। इस तरह के कुछ पल्लवन के हमने उदाहरण देखे। पाठ्य पुस्तक में कुछ पल्लवन के बिंदु बताए गए, जैसे कि पल्लवन में सूक्ति, उक्ति, पंक्ति या काव्यांश का विस्तार किया जाता है। बिल्कुल सही है। कोई कठिन पंक्ति हो, कोई कठिन वाक्य हो, या कोई उक्ति हो या पंक्ति हो या काव्यांश हो, उसका विस्तार करना ही एक प्रकार से पल्लवन है। पल्लवन के लिए दिए वाक्य सामान्य अर्थ वाले होते हैं। जो वाक्य होता है सामान्य अर्थ वाला वाक्य होता है, उसका विस्तार करना ही पल्लवन है। पल्लवन में अन्य उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए। उसी प्रकार क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग पल्लवन में नहीं करना चाहिए। पल्लवन करते समय अर्थों भावों को एक सूत्र में बांधना नितांत आवश्यक है। अर्थ भाव को एक साथ गूंथना नितांत आवश्यक पल्लवन में होता है। विस्तार प्रक्रिया अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करनी चाहिए। पल्लवन में भावों विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित क्रम होना चाहिए। भाव और विचार दोनों का मेल होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे हो और अर्थपूर्ण हो और अर्थ स्पष्ट करने वाले हो। उसी प्रकार भाषा का सरल, स्पष्ट और मौलिक होना नितांत अनिवार्य है। पल्लवन में आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए कोई जगह नहीं है। पल्लवन के कुछ इस तरह के उदाहरण हो सकते हैं, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, इसका पल्लवन किया जा सकता है। उसी प्रकार ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, इसका भी पल्लवन का एक अच्छा उदाहरण है, इसका किया जा सकता है। लालच का फल बुरा होता है।
और बिना दुख के सुख निसार, इस तरह के कुछ उदाहरण है। आप इसका पल्लवन कर सकते हैं। धन्यवाद।